हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। और शाहू स्क्रीनिंग तैयारियां, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे। उसी के बारे में आगे की बात करने के लिए फिर से हाजिर हैं। तो लास्ट टाइम हमारा एसिड के बारे में लगभग जितनी चीजें थी वो हो चुकी थी, सिर्फ यूजेस बचे हुए हैं एसिड के। बाकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, टाइप्स सब हो चुका है। ठीक है, अब सीधा यूजेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, तो कुछ मेन मेन एसिड की यूजेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ कुछ एसिड हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए हमको। तो पहला है जैसे कि हमारा H2SO4। H2SO4 के क्या क्या यूजेस हैं देखो समझो। एक तो ये लैब में रिएजेंट के तौर पे बहुत काम आता है। एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, कैटलिस्ट की तरह भी काम आता है, तो लैब में एक रिएजेंट की तरह बहुत काम आता है। ठीक है ना। इसके अलावा बैटरीज के अंदर ये पाया जाता है, बैटरीज में इसका बहुत यूज है। इसके अलावा फाइबर बनाने में भी ये काम आता है, तो काफी जगह यूज है। फिलहाल ये मेन मेन दो यूज हैं, रिएजेंट है और बैटरीज है। और बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से ही इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि H2SO4 को ही किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। दूसरा है हमारा HCl। HCl क्लोराइड सॉल्ट बनाने के काम आता है, और लेकिन एक जो इसका यूज है वो जो टॉयलेट क्लीनर के तौर पे भी इसको बहुत यूज करते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हार्पिक वगैरह तो खैर आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन उससे पहले एसिड से ही टॉयलेट वगैरह साफ किए जाते थे एक समय तक। तो टॉयलेट क्लीनर के तौर पे इसका जो मेन बड़ा यूज है। तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है, ध्यान देना है, एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है। और इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होता है, और एक्वारेजिया में भी काम आता है। एक्वारेजिया के भी काम आता है। एक्वारेजिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देखो ध्यान से। एक्वारेजिया HCl और HNO3 से मिलके बनने वाला एक मिक्सचर है। ठीक है ना, एक बहुत ही हार्ड एसिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मिक्सचर होता है, HCl और HNO3 से मिलके बनता है। जो नोबल मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया बनता है HCl और HNO3 से, जब इनको 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं। तो इसी मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर है हमारा, जैसे कि आगे हमारे कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड हमारा एरेटेड ड्रिंक्स में काम आता है। एरेटेड ड्रिंक्स, आप मैंने बताया था कि जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें ओपन करने पे जिसमें से बबल्स निकलते हैं, वो सारी एरेटेड ड्रिंक्स के कैटेगरी में आती हैं। उसके लिए हमको वाटर के अंदर CO2 मिलाना पड़ता है, क्योंकि CO2 एसिडिक नेचर का है, तो बनता है हमारा कार्बोनिक एसिड। इसके अलावा है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इंक स्टेन रिमूवर। ठीक है ना, जो इंक का दाग हो जाता है उसको, स्टेन को, दाग को मिटाने के लिए जो रिमूवर यूज करते हैं उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है, और बोरिक एसिड हमारा आता है आई ड्रॉप। जो आई ड्रॉप्स होती हैं उनके अंदर, जो आई वॉश करने के लिए, ठीक है ना, आंखों को वॉश करने के लिए जो ड्रॉप्स बनाई जाती हैं उसके अंदर बोरिक एसिड पड़ा होता है। इसके अलावा है हमारा एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड काम आता है विनेगर बनाने के। ठीक है, तो ये मेन मेन कुछ यूजेस हैं जो पता होने चाहिए। डायरेक्ट एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन MCQ में इनसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एसिड वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। एसिड के बारे में जितनी बातें करनी थी हम लगभग सारी कर चुके हैं, कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं बेस। फिर से वही एसिड की तरह एक ओल्ड डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है, दोनों की बात करेंगे। बेस ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या है और मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, दोनों को देखेंगे। क्लियर? तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से बेस ऐसी चीज है, ऐसे कंपाउंड, भैया एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट है, ये होते तो कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जो टेस्ट में है बिटर। ठीक है, टेस्ट में कैसे हैं? बिटर हैं। और रेड लिटमस को, जो रेड लिटमस को कर दें ब्लू, ऐसे ही कंपाउंड को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, जो ऐसे कंपाउंड जो टेस्ट में बिटर हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर दें, दैट इज कॉल्ड बेस। मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, जैसे मॉडर्न डेफिनेशन किसकी है?
आर्हेनियस की हम लोग आर्हेनियस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस वो है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में OH नेगेटिव आयन दे। जैसे एसिड H प्लस आयन देता था तो बेस OH माइनस आयन देगा। क्लियर? बेस देगा OH माइनस आयन बस। और बाकी कोरोसिव ये भी होते हैं, उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन कोरोसिव काम चलाओ ये भी होते ही हैं थोड़े बहुत। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं अगर आपको पता हो तो, इसी को हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। बेस जैसे हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एक हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गए हमारे बेस। ठीक। आ, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इनके नाम भी पता होने चाहिए इस तरह से। इसको हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं, कास्टिक पोटास। इसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, या लाइम वाटर भी कह देते हैं इसी को। और इसको हम एंटासिड कहते हैं। इसको हम ऐसा कुछ नहीं कहते, और इसको हम बोलते हैं अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर। तो ये सब भी नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सेलेक्ट लाइम, एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड भी कहते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसी को। इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो पता होनी चाहिए बेस के बारे में। तो कुल मिला के ये है एक लाइन में कि बेस मतलब जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, जिसके अंदर OH प्रेजेंट है। ठीक है ना? ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एसिड तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकते थे, लेकिन बेसिस हमेशा इनऑर्गेनिक ही होंगे। बेस में ऑर्गेनिक का कोई चक्कर नहीं है, बेसिस हमारे इनऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं जनरली। ठीक है। तो बेस में भी फिर एक पॉइंट हमें पढ़ना होता है, अल्कली। देखो अल्कली वैसे जनरल टर्म में बेस को ही कहते हैं। अगर कहीं अल्कली वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना बेस है। लेकिन मान लो अगर 4 बेसिस आपको ऑप्शन में दे रखे हो, पूछा इनमें से कौन अल्कली है, या मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पूछा हो कौन अल्कली नहीं है, तो अगर बेसिस में अल्कली की बात करोगे तो ऐसे बेसिस, द बेसिस व्हिच आर वाटर सॉल्युबल, ऐसे बेसिस जो हैं वाटर सॉल्युबल वो कहलाते हैं अल्कली। ठीक है। बेस क्या है? जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है। और अल्कली क्या है? ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल है। तो 3 एग्जांपल याद रखने हैं यहाँ पे। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। इनको वाटर में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। एक हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर सॉल्युबल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल है। ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है, हॉट वाटर में सॉल्युबल है, वैसे सॉल्युबल नहीं है। तो अल्कली के तौर पे पहले तो ये 3 एग्जांपल हैं, उसको भी हम मान सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है वो भी। ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। जैसे एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे ही बेस का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो बेस का क्लासिफिकेशन सोर्स के बिहाफ पे नहीं करना है, क्योंकि बेसिस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं बटेंगे, वो एसिड के साथ ही होता है। बेसिस इनऑर्गेनिक ही होते हैं हमारे जितने भी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो बेसिस आर इनऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसका, हमने एसिड का क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के ऊपर किया था, बेस का क्लासिफिकेशन एसिडिटी के ऊपर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी क्या क्या है इसका जरा देखो। अब एसिडिटी के उस आधार पे हो सकते हैं मोनो एसिडिक, ठीक है, एक हो सकता है हमारा डाई एसिडिक, और एक हो सकता है हमारा ट्राई एसिडिक। ये 3 तरह के बेस हो सकते हैं, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, तीसरा है हमारा ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर? अब समझ में आ ही रहा होगा, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अब बेस क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जिसका एक मॉलिक्यूल एक OH आयन रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। कौन हो सकता है इसका एग्जांपल? जिसके अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट हो, जैसे कि NaOH, जैसे कि KOH, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हमारे मोनोएसिडिक बेस है, क्योंकि इनका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, क्योंकि इनके पास एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है ही, है ना? इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसलिए इनको मोनोएसिडिक कहा जाएगा। डाई एसिडिक क्या है?
जिनका एक मॉलिक्यूल कम से कम 2 हाइड्रोक्साइड आयन 2 OH आयन रिलीज करे। अब ऐसे कौन होंगे? ऐसे वही होंगे जिनके अंदर 2 हाइड्रोक्साइड कम से कम होने चाहिए एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे डाई एसिडिक बेस के एग्जांपल हैं। क्लियर? देखो एक बात समझना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है या ट्राई एसिडिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रांग है या वीक है। ऐसा नहीं है कि जो एक OH निकाल रहा है वो कम स्ट्रांग है या जो 2 या 3 निकालेगा वो ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? स्ट्रांग और वीकनेस जो होती है वो बेस की, वो अलग ढंग से देखी जाती है। वो उसके डिसोसिएशन के बेसिस पे देखी जा सकती है कि उसका डिसोसिएशन किस लेवल पे होता है। जितना हाईली डिसोशिएट होगा एसिड या बेस वो उतना स्ट्रांग होगा, और जितना लो डिसोसिएशन होगा वो उतना ज्यादा वीक होगा। ट्राई एसिडिक क्या होगा? जिसका एक मॉलिक्यूल कम से कम 3 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे। एक मॉलिक्यूल कम से कम 3 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जैसे कि गोल्ड हाइड्रोक्साइड, ऐसे मेटल जिनकी वैलेंसी 3 है, तो वही इसके एग्जांपल होंगे। दिख रहा है साफ साफ? क्लियर? गैलियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस का क्लासिफिकेशन था एसिडिटी के। उस पर 3 तरह के हो सकते हैं, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। ठीक है, और इस तरह से तीनों के तीनों समझे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होता है? स्ट्रेंथ के बेसिस पे कोई भी चीज दो तरह की हो सकती है। इट मे बी वीक, वीक बेस, और या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जाए तो बेस दो तरह के हो सकते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस ऐसे होते हैं, हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड भी पढ़ा था ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा था? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो। और वीक एसिड किसे कहा था? जो पार्शियली डिसोसिएट हो। तो वीक बेस वो है जो पार्शियली डिसोसिएट हो, पार्शियली डिसोसिएट होंगे वाटर में डिसॉल्व करने पर। ठीक है ना? और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा उसमें नहीं बनेंगे, थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं हमारे, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। और अगर कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन भी रिलीज करेंगे ये, और रिलीज करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक, ये हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, आपको वीक की कैटेगरी में, पहले मैं स्ट्रॉन्ग बता दूं, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो स्ट्रॉन्ग बेस है जो आपको याद होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये निहायती स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे हो सकते हैं जैसे कि सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत मुश्किल है कि इससे क्वेश्चन आए। लेकिन ये दो आपको याद रखने चाहिए, सोडियम पोटेशियम। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा काम चलाऊ स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन मेनली याद रखो। बाकी सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस में आपको याद रखना है सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यह ध्यान रखना, बहुत ही वीक बेस है ये। इसके अलावा हमारा हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हो सकता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और भी जितने ऐसे मेटल जिनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है, जिनमें मेटेलिक नेचर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, उन सब के बेसिस बहुत ही वीक होंगे। और जो मेटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, रिएक्टिव मेटल है, उनके बेसिस हमेशा स्ट्रांग बनते हैं। आपको पता है सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इनका बेस इतना स्ट्रांग है। आपको पता है कि मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीशियम कॉपर, ये लो रिएक्टिव मेटल है, तो जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल। ये सारे वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? ओके,
ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहीं तक था। अब हम सीधा देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में मेनली क्या आएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में मेनली यही सब होगा कि उसकी कुछ रिएक्शन वगैरह। तो पहली हम उसकी रिएक्शन देख लेते हैं, पहली बेस की रिएक्शन, बेस रिएक्शन विद एसिड। ये रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आपको पता है एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, सेम वही रिएक्शन है, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एसिड बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि HCl ले लिया हमने एसिड, NaOH ले लिया हमने बेस, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। इसी तरह से H2SO4 ले लिया मान लो हमने एसिड, और KOH ले लिया हमने बेस, तो यहाँ से H यहाँ से OH मिलके बनेगा वाटर, और बनेगा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह के, लेकिन मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में, तो एक ही बात है ना, है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चाहे एसिड में पढ़ो चाहे बेस में पढ़ो, वहां पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पर भी समझाने के लिए तौर पे मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। ठीक है ना, देखो बेस की बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना, बेस की रिएक्शन बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा बेस की रिएक्शन, बेस रिएक्शन विद मेटल्स, अगर बात किया जाए बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में, तो जनरली मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ तो बहुत आराम से करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं, लेकिन बेस मेटल के साथ रिएक्शन जनरली नहीं करते। लेकिन कुछ एम्फोटेरिक मेटल हैं, जैसे कि एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल दो हैं हमारे मेनली, जैसे कि एक है हमारा एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया, ऐसे मेटल जिनका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, इनके ऑक्साइड, जो इनका ऑक्साइड बनेगा, यानी कि जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक भी होगा और ये बेसिक भी, ये दोनों नेचर शो करेगा। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात ये है कि वैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, इनका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मान लो आपने करवा दी एल्यूमिनियम के साथ में, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मान लो आपने करवा दी जिंक के साथ में। यही दो रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और रिएक्शन नहीं पूछी जाती इससे कभी। रिजल्ट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो एक बात समझो, एक मजे की बात समझो, मेटल की रिएक्शन चाहे एसिड से हो, मेटल की रिएक्शन चाहे बेस से हो, या मेटल की रिएक्शन चाहे वाटर से हो, तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी। तो कम से कम एक रिजल्ट है जो आसानी से याद हो गया, मेटल की रिएक्शन चाहे एसिड से करवाओ, चाहे बेस से करवाओ या वाटर से करवाओ, तीनों में गैस सेम है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, ये कॉमन बात है। इसके अलावा बनेगा यहाँ पे सॉल्ट कौन सा, यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2, ये एल्यूमिनेट आयन है, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम होगा। और जब यहाँ बना रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2। इसको समझने के लिए आपको दो आयन पता होने चाहिए, जैसे एक होता है हमारा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हमारा आयन होता है Al2-1, और एक होता है हमारा जिंकेट, जिंकेट होता है हमारा ZnO2-2। ठीक है, एल्यूमिनेट की वैलेंसी कितनी है 1, और जिंकेट की वैलेंसी है 2। ओके, ये पता होना चाहिए। तो देखा बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जांपल पता होनी चाहिए। बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में जनरली रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एम्फोटेरिक मेटल के केस में हो जाता है, और इस तरह से रिएक्शन होके क्या बोलते हैं, सॉल्ट, एम्फोटेरिक मेटल एल्यूमिनियम और जिंक है, क्या होते हैं, ऐसे मेटल जिनका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल। और इस तरह से ये दो रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी जा सकती है, जिसमें एल्यूमिनेट बना है, यहाँ पे जिंकेट बना है। इसी रिएक्शन में अगर आप मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, वैसे तो ये लिख लेना, लेकिन मान लो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम दोनों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो भी कुछ चेंज नहीं आने वाला, रिएक्शन सेम ही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। यहाँ पर भी सोडियम की जगह पोटेशियम लगा दो, और यहाँ पर भी सोडियम की जगह पोटेशियम लगा दो, सब कुछ सेम है, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम जिंकेट, है नहीं। इसके अलावा बेस की एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए हमको,
इसके अलावा एक रिएक्शन बेस, इसके अलावा बेस को बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती नहीं है। बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात किया जाए, बेस का डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ बेस, डाइल्यूशन समझते हो ना, वही पानी में मिला के उसको डाइल्यूट करना। तो याद रखना बेस का डाइल्यूशन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है जितना एसिड होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन बेस का डाइल्यूशन भी एक्सोथर्मिक है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, याद रखना, ठीक है ना। एसिड को पानी में मिलाओगे एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगी, बेस को पानी में मिलाओगे हीट रिलीज होगी, एसिड बेस की रिएक्शन आपस में करवाओगे हीट रिलीज होगी, तो सारी ही चीजें एक्सोथर्मिक है। तो डाइल्यूशन ऑफ बेस एक्सोथर्मिक है, याद रखना। इसके अलावा बेस की एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बेस की रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एसिडिक होता है ना, CO2 गैस एसिडिक नेचर की है। बेस बेसिक है, ये एसिडिक है, तो कहीं ना कहीं ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में बनेगा कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये रिएक्शन भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में काउंट की जा सकती है, एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेस मान लो ले लिया NaOH के साथ में ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, बेस ले लिया KOH CO2, बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर ले लिया CO2। क्लियर? क्या बोला मैंने? कार्बोनेट बनेगा, कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3, यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, प्लस हर रिएक्शन में वाटर भी बनेगा, H2O H2O H2O। ठीक है, तो जिस भी बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं उस बेस के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसका कार्बोनेट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर, और ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये बेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा बेस की कोई खास रिएक्शन नहीं है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल से नहीं है, मेटल वाली देख ली हम लोगों ने। और कार्बोनेट सॉल्ट से बेस की रिएक्शन नहीं होती जो एसिड की होती थी, जहाँ पे CO2 रिलीज होता था, जिसके डिटेक्शन के लिए हमने लाइम वाटर टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, तो कुल मिला के बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी और थोड़ा यूजेस वगैरह बेस के बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम सॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे, और सॉल्ट के बाद हमको पीएच वैल्यू पढ़नी है, और पीएच वैल्यू के ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वगैरह भी देख लेने हैं, ट्रिक्स वगैरह उनकी, ठीक है ना।